दी सिलेक्टेड स्टडी में आप सबों का स्वागत है। आज इस खंड में हम लोग देखने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास। शुरुआत करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। आप जानते हैं इस बात को। वारेन हास्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे और उन्हें नियुक्त किया गया था। साथ ही साथ मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 ईस्वी में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही। फिर 1781 में यह एक पूरक अधिनियम था। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कलकत्ता के गवर्नर जनरल को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारिता को सीमित कर दिया गया। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जज कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकते थे। तो ये तो सीधी सी बात हुई, सीमित कर किया गया। साथ ही साथ राजस्व मामले को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट में क्या हुआ, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया गया, ठीक ना। द्वैध शासन की शुरुआत की गई। भारत में कंपनी के अधीन ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र, कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। अब भारत में ब्रिटिश हितों को सर्वोपरि माना गया। आप लोग जानते हैं, जो मैंने अभी कहा कि व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक किया गया। साथ ही साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स और साथ ही साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी 1784 एक्ट के तहत। 1793 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और साथ ही साथ गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों को भारतीय राजस्व से ही वेतन देने की बात निश्चित कर दी गई। भारत में ब्रिटिश नियंत्रण क्षेत्रों पर प्रशासन बोर्ड का हुआ। कंपनी के कर्मचारियों की निजी व्यापार करने पर भी प्रतिबंध कर दिया गया, क्योंकि वो लोग इस तरह से करके बहुत सारा भ्रष्टाचार करते थे। 1813 का चार्टर अधिनियम। भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, चाय को छोड़ करके। याद रखेंगे इस बात को, चाय पे अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एकाधिकार था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी गई। और साथ ही साथ 1 लाख रुपए भारत में शिक्षा पे खर्च करने की बात कही गई थी इस अधिनियम में। भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने व धर्म प्रचार करने की भी अनुमति दी गई थी इसी अधिनियम में। 1833 का चार्टर अधिनियम। भारत में केंद्रीयकरण का अंतिम चरण था ये। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, इसीलिए ये केंद्रीकरण का अंतिम चरण था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। भारत के व्यापारिक एकाधिकार को अंत कर दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का भी आरंभ किया गया था। याद रखेंगे 1833 से ही सिविल सेवा भारत में मतलब खुली तौर पे शुरू होता है। फिर 1853 का चार्टर अधिनियम। सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ, ये आप जान ही चुके हैं। विधायी एवं कार्यकारी कार्यों का पृथक किया गया था यहाँ पर। अब आते हैं, फिर इसके दौरान 1857 की महान भारतीय क्रांति होती है। इसके उपरांत भारत में 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था। तो भारत शासन अधिनियम 1858 की यदि हम लोग बात करेंगे, गवर्नर
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भारत का शासन सीधे ब्रिटिश महारानी के अधीन आ गया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदल करके भारत का वायसराय कर दिया गया। साथ ही साथ भारत के सचिव का भी पद सृजित किया गया था। ठीक है, अब आगे यदि देखें हम लोग तो भारत परिषद अधिनियम 1861, इसमें क्या हुआ, भारतीयों के विधायी अधिकारों में वृद्धि की गई, पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई, अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का ही अधिकार दिया गया था। देखते हैं फिर भारत परिषद अधिनियम 1892, विधानसभा में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। याद रखेंगे इस बात को, अभी तक में भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और राष्ट्रीय कांग्रेस के दबाव से ही विधानसभा में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन उस पर मत देने का अधिकार नहीं था और ना ही पूरक प्रश्न पूछने के अधिकार थे। भारत में चुनाव का सूत्रपात भी यहीं से किया गया, 1892 के अधिनियम से ही। फिर आता है भारत परिषद अधिनियम 1909। मार्लो मिंटे सुधार के नाम से इसको प्रसिद्ध था। ये 1909 का मतलब क्या बोलते हैं, संवैधानिक भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1909। अब तक में भारत में सूरत फूट 1907 में हो चुका है। साथ ही साथ 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी है। तो अब क्या होता है, भारत परिषद अधिनियम 1909 में इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी प्रसिद्ध है, ये जाना जाता है। यहाँ पे पृथक निर्वाचन का प्रावधान कर दिया गया। भारत मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, क्योंकि यही तो मूल कारण था बंगाल विभाजन का, जिससे वो मुस्लिम और हिंदू को फूट डाल के अलग किए थे। भारत संसद में पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का भी अधिकार इस अधिनियम से दे दिया गया। अब आता है भारत शासन अधिनियम 1909। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। साथ ही साथ इसमें कुछ और भी प्रावधान किए गए, उनमें से थे आपकी द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ कर दिया गया, प्रांतीय तथा केंद्रीय विषयों का विभाजन कर दिया गया, प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया, महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया गया, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों पर द्वैध शासन बनाए गए। फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1935 और इस अधिनियम के तहत बहुत कुछ परिवर्तन किए गए। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया, केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान किया गया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई इस अधिनियम के तहत ही। फिर अंत में आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र उपनिवेशों का प्रावधान किया गया। साथ ही साथ यहाँ से ही भारतीय संविधान सभा के लिए रास्ता भी साफ हुआ था और भारतीय संविधान सभा का गठन भी कर दिया गया था। और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है। 9 दिसंबर 1946 इसकी पहली बैठक होती है, जहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है संविधान सभा का। फिर 11 दिसंबर को यदि मैं बात करूँ तो फिर 11 दिसंबर को है ना, फिर 11 दिसंबर को को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया जाता है। फिर हमारा संविधान बनने का कार्य शुरू होता है, प्रक्रिया शुरू होती है। फिर तदुपरांत आप लोग जानते हैं
26 नवंबर 1949, 26 नवंबर है ना, 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हो जाता है। और साथ ही साथ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय पूरे क्षेत्र में पूर्ण तरीके से लागू हो जाता है। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।